नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के NCERT फिजिक्स बुक से है। हमने लेटेस्ट एडिशन बुक का ले रखा है और एक्सरसाइज चल रही है 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 6 और ये है हमारा फिजिक्स NCERT की, और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के प्रत्यय 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस सवाल में जो डाटा दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, और ये हो जाएगा आपका L बराबर 1 मीटर। इसके बाद छड़ का कोणीय वेग दिया गया है, वो नोट डाउन करेंगे। छड़ का कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर, ये हमें दिया गया है 400 रेडियन प्रति सेकंड, वो हमने नोट डाउन किया। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र दिया गया था तो उसको नोट किया। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी बराबर 0.5 टी से होता है टेस्ला। इसके बाद आगे चलेंगे। दृढ़ सिरे का रेखीय वेग कितना है? 0। तो यहां पर नोट करते हैं दृढ़ सिरे का रेखीय वेग 0 है। दृढ़ सिरे का रेखीय वेग, ये क्यों 0 है? क्योंकि आपको पता है वो हिस्सा दृढ़ है। इसके बाद अन्य सिरे का स्थिर है तो कोई वेग नहीं होगा, इसीलिए वेग 0 है। अन्य सिरे का रेखीय वेग क्या होगा? वो होगा v बराबर, ठीक है, v बराबर LW। ठीक, यहाँ L क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हर जगह R होता है, यहाँ हम L लेंगे। तो लिखेंगे अन्य सिरे का रेखीय वेग, और ये हो गया v बराबर LW। ठीक है, LW ध्यान रखिएगा, v बराबर RW नहीं, ओमेगा, L ओमेगा। तो अन्य जगह पे ओमेगा R ओमेगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे, लिखेंगे औसत रेखीय वेग। ठीक है, औसत रेखीय वेग क्या होता है? ये होता है कि दृढ़ सिरे का रेखीय वेग प्लस अन्य सिरे का रेखीय वेग बटे 2। तो नीचे हम नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि औसत रेखीय वेग बराबर, ये हो गया दृढ़ सिरे का वेग कौन सा वेग? रेखीय वेग प्लस अन्य सिरे का रेखीय वेग बटा 2। दृढ़ सिरे का रेखीय वेग है 0, अन्य सिरे का रेखीय वेग है L ओमेगा बटे 2, और ये हो जाएगा आपका कितना? L ओमेगा बटे 2। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? अब हम लोग फिर लिखेंगे विद्युत वाहक बल की गति का सूत्र क्या होता है, उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा, चूंकि विद्युत वाहक बल की गति का सूत्र क्योंकि विद्युत वाहक बल की गति, और ये हो जाएगा E बराबर BVL। ठीक है, और ये हो जाएगा E बराबर B, और V की जगह क्या लिख देंगे? L ओमेगा अपॉन 2 इंटू L। ठीक है, आइए
अब यहाँ पर सारे मान हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ई बराबर बी का मान 0.5 टेस्ला दिया गया है, एल का मान 1 मीटर है, इसके बाद ओमेगा कोणीय वेग जो है वो 400 रेडियन प्रति सेकेंड है और एल का मान 1 है और बटे नीचे क्या हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 200 बार में और ये हो जाएगा ई बराबर 0.5 गुणे 200। ये हो गया आपका ई बराबर, ये गुणा करने से आ गया आपका 100 और इकाई लगा देंगे वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वो वोल्ट होती है। और हम नीचे क्या लिखेंगे उत्तर कि केंद्र और वलय के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है। तो नीचे लिखेंगे इसलिए केंद्र व वलय के मध्य उत्पन्न, केंद्र व वलय के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल सौ वोल्ट है। ये आपका आंसर हो गया। तो इनने इसको आंसर मेंशन कर दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आपसे कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा फेरों की संख्या 20 है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग आवृत्ति से 3 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली 100 ओम प्रतिरोध का एक लूप बंद बनाए या बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा का अधिकतम मान क्या होगा। जूल ऊष्मन के कारण क्षयित औसत शक्ति की गणना भी करनी है। ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, सही जानकारियां आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल को हल करने के लिए। चलते हैं तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है उस डाटे को नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे कुंडली की त्रिज्या। कुंडली की त्रिज्या ठीक, और कुंडली की त्रिज्या को ये क्या करेंगे हम स्मॉल आर कहेंगे और ये दिया गया है हमको 8 सेंटीमीटर। फार्मूला हमने नोट डाउन किया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.08 मीटर या लिख सकते हैं 8 गुणे 10⁻² मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा फेरों की संख्या, तो लिखेंगे तार में फेरों की संख्या और तार में फेरों की संख्या है आपकी n, ये होगा हमारी कितनी 20। अब बंद लूप का प्रतिरोध ठीक है वो है आपका 10 ओम। नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे बंद लूप का प्रतिरोध R बराबर 10 ओम। इसके बाद आपको दिया गया है कोणीय वेग ओमेगा 50 रेडियन प्रति सेकंड दिया गया है, तो वो नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे कोणीय वेग ओमेगा बराबर 50 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है। अब इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर नोट डाउन किया चुंबकीय क्षेत्र B बराबर ये हो गया 3 गुणे 10⁻² टेस्ला। ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे यहां पर लिखेंगे क्योंकि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ठीक, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा E0। ठीक, ना ई बोलेंगे, E0 होता है अधिकतम, तो ये हो जाएगा आपका NBA। ठीक है, क्या हो गया NBA, फिर आगे ओमेगा
साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास एक सिद्धांत होता है कि अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए साइन ओमेगा टी का मान 1 रहता है। तो लिखेंगे क्योंकि अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, इसलिए अधिकतम विद्युत वाहक बल, और ये हो गया आपका ई नॉट। ई नॉट बराबर एन बी ए इंटू ओमेगा। अब ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले ई नॉट बराबर, ये हो गया आपका मान रखते हैं एन का मान हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 20। बी का मान कितना है? बी का मान है 3 × 10⁻² टेस्ला। क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और ओमेगा का मान होता है, ओमेगा का मान पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 2 पाई आर होता है शायद, 2 पाई आर। थोड़ा सा रुकेंगे ओमेगा के मान के लिए। यहाँ पर ओमेगा का मान सीधे सीधे दिया गया, तो ओमेगा का मान सीधे सीधे रख देंगे 50 रेडियन प्रति सेकंड। अब ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 3 × 10⁻² गुणे 3.14 गुणे 8 का मान 0.08 का स्क्वायर गुणे 50। आइए अब इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 50 × 20, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 × 3.14। ठीक है, को अब जब हम इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 × 20, तो ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, और 600 × 20 सॉरी 20 × 3, तो 20 3 60, 60 × 50, तो 60 × 50, 6 पंचे 30। ठीक है, और 2 जीरो लगा देंगे, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका गुणे 3.14। ठीक है, गुणे ये हो जाएगा आपका 88 64। कितने अंकों में जीरो हो जाएगा? 4 अंकों में जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0064 गुणे 10⁻²। इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको और सरल करते हैं। जब हम इनका सबका आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जरा आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ कैलकुलेशन करेंगे, हम भी कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये 3000 गुणे 3.14 गुणे 0.0064, तो ये हमारे गुणा करने से आ रहा है 60.288। 60.288 60.288 गुणे 10⁻²। अब अगर दशमलव को और ज़्यादा एडजस्ट करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा दशमलव? ये हो जाएगा आपका ई नॉट बराबर 0.60288 गुणे 10⁻² प्लस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा ई नॉट बराबर, सार्थक अंक और कोटिमान का प्रयोग करते हैं, और अंतिम 8 हटेगा तो उससे पहले वाले 8 में आ जाएगा 9, 9 हटेगा तो आ जाएगा 3, तो 0.603 गुणे 10⁻0। फार्मूला होता है कि 10⁻0 का मान होता है 1। अब ये हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू 0.603, और इकाई क्या लगा देंगे हम? वोल्ट। तो इतना काम हो गया हमारा। अब हम चलेंगे आगे। यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है? कुंडली में अधिकतम धारा, तो वो निकालेंगे। लिखेंगे कुंडली में अधिकतम धारा, या कुंडली में धारा का अधिकतम मान, और ये हो जाएगा आपका आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ठीक है, ई नॉट हो गया 0.603 बटा आर का मान हो गया आपका 10।
और ये हो गया आपका आई नॉट इज इक्वल टू 0.0603 और आगे हो गया आपका एम्पियर। ठीक है, अब हम चलेंगे औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे चूंकि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये हो गया आपका कितना EW बराबर, ये हो जाएगा 1/T, फिर इसके बाद 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका EDT। चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका ये समाकलन है। जो मैथमेटिक्स के बंदे हैं वो आसानी से समझ पा रहे होंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2 पाई। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 2 पाई, और ई का जो फार्मूला होता है वो लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू DT। चलेंगे, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका E ओमेगा इज इक्वल टू 1/T NBA। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओमेगा, ये बाहर हो गया। इसके बाद ये बचा आपका 0 से 2 पाई लिमिट, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू DT। फार्मूला हमारे पास एक होता है, वो हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है कि साइन इंटीग्रेशन साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक, अब प्लस सी। ठीक, चलेंगे आगे, तो ये हो जाएगा आपका ई ओमेगा, और ये हो जाएगा 1/T NBA ओमेगा। ठीक, इसके बाद ये देखेंगे, इसका आ रहा है साइन ओमेगा टी, आता आ रहा है कॉस ओमेगा टी, और बटे में कॉस ओमेगा टी का टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, मतलब अवकलन हो जाएगा, तो आएगा आपका ओमेगा। अब इसके बाद लोअर लिमिट है आपकी 0, यहाँ पर रखी जाएगी, अपर लिमिट है 2 पाई। इसके बाद हम जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई ओमेगा इज इक्वल टू ये NBA, ठीक है, NBA अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आपका T, और देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया है, और ये हो गया आपका कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और 0 से 2 पाई, फिर ये हो जाएगा आपका ई ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका NBA अपॉन टी, और ये हो जाएगा कॉस, ठीक, और यहाँ पर मान रख देंगे, तो ये हो गया आपका 2 पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। अब आगे चलेंगे, कॉस 2 पाई का मान क्या होता है, तो कॉस 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री, तो कॉस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस 360 डिग्री। अगर ये आता है तो ठीक है, वरना इसे लिखेंगे कॉस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, और ये होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा ई ओमेगा इज इक्वल टू NBA अपॉन टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, फाइनली 0 का गुणा हुआ, तो ये हो गया आपका NBA अपॉन टी गुणे 0, और ये हो गया आपका ई ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण चक्र के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। नीचे लिखेंगे, अतः संपूर्ण चक्र के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य रहेगा। तो जितने भी तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, हमने सभी तरीके के प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है। अब कहा जा रहा है कि ताप के कारण औसत शक्ति क्षय क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे तापन के कारण औसत शक्ति क्षय, और ये हो जाएगा आपका E0 I0 बाई 2। अब आगे चलेंगे, E0 का मान आपके पास है 0.603,
जिन बच्चों ने इसको नोट डाउन किया होगा उनके पास ये मान होगा, और ये मान है आपका कुछ इस तरीके से, बटे नीचे कितना हो गया 2। और जब हम इसे काटे पीटेंगे तो हमारा गुणा करने पे कितना आ रहा है जरा देखते हैं। तो हमने गुणा किया 0.603 गुणे 0.0603 और ये आ गया 0.363609 बटे 2। और ये जब काटे पीटेंगे तब हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.018, ठीक है। और आपका हो गया वाट, ये हमने नोट किया। तो आपका जितना भी तरीके के प्रश्न थे सभी के उत्तर हमने यहाँ पर समानिहित कर दिया। अच्छा, अंत में आपसे एक चीज़ और भी कह रहा है, तो उसको भी आपको बताना है, कोई कारण बताना है। तो उस कारण के लिए हम लोग जो हैं आगे सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलेंगे। कह रहा है अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नोट डाउन किया। क्या है क्वेश्चन, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है आपसे कि किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 ठीक है एम्पियर तक गिरती है। करें औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, ठीक। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोगों को जो हल करना है वो किस तरीके से हल करना है उसके लिए हम लोग रेडी हैं। चलिए भाई, यहाँ पर हमको कह दिया गया है समयांतराल, तो लिखेंगे समयांतराल। तो इसको हमने प्रदर्शित किया डेल्टा टी से। डेल्टा टी का मान है 0.1 सेकेंड। फिर इसके बाद जो प्रारंभिक धारा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, I1 कहेंगे। कैपिटल आई का हो चाहे स्मॉल आई का हो, ये है हमारी 5 एम्पियर। और अंतिम धारा जो है वो हमारी I2 है, वो हमारी 0 एम्पियर है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए धारा परिवर्तन डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा आपका I2 माइनस I1। I2 क्या है आपका, ये है आपका 0 माइनस 5 बराबर -5 एम्पियर। फिर आगे चलेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया गया है वो नोट डाउन करेंगे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर ये दिया गया है आपका 200 वोल्ट, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि स्वप्रेरकत्व, परिपथ का स्वप्रेरकत्व, परिपथ का स्वप्रेरकत्व, और इसको हम लोग बोलते हैं L बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल और ये हो जाएगा आपका E बराबर -L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब ये हो गया आपका, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा -E इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। L बराबर -E का मान ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 0.1 बटे -5। काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा L बराबर हो गया आपका, ऋण से ऋण कट गया, और ये हो गया आपका 200 गुणे ये 4 5 चौको 20 40 गुणे 0.1, और ये हो गया आपका L बराबर 4 हेनरी। तो आप नीचे इबारत भाषा में उत्तर लिखेंगे कि स्वप्रेरकत्व का मान 4 हेनरी के बराबर है। सवाल आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि पास पास रखी कुंडलियों में एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में, ठीक है, धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले नोट करेंगे तो लिखेंगे कि अन्योन प्रेरकत्व और इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। यह हमें दिया गया है 1.5 हेनरी। इसके बाद आगे चलेंगे, समय अंतराल डेल्टा टी बराबर 0.5 सेकेंड और इसके बाद धारा परिवर्तन या प्रारंभिक धारा I1 बराबर 0 एम्पियर, अंतिम धारा I2 बराबर 20 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे धारा परिवर्तन। ये हो गया आपका डेल्टा आई बराबर I2 माइनस I1। ये हो गया आपका 20 माइनस 0 बराबर 20 एम्पियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सारा डाटा हमने नोट कर लिया है। कुंडली में थोड़ा सा सोचने दीजिए मुझे भी। चलिए भाई, सवाल को आगे लेकर के चलते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे चूंकि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और ये हो जाएगा आपका E बराबर M डेल्टा I। ठीक है, M डेल्टा I। चलेंगे आगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिखें। अब हम आगे चलेंगे, बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई बराबर M डेल्टा I। अब यहाँ पर मान रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 1.5 गुणे डेल्टा I का मान है 20, दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 वेबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लक्स परिवर्तन अतः क्या कहा गया है कि दूसरी कुंडली की फ्लक्स की बंधता में कितना परिवर्तन होगा। तो अतः फ्लक्स परिवर्तन तीस वेबर है। ये आपका आंसर हुआ। तो आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा और सवाल को आपने एंजॉय भी किया होगा।
अब चलते हैं आगे। वैसे तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, लेकिन कुछ किताबों में क्वेश्चन नंबर 6 अलग है। हम सोच रहे हैं कि उन क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का रिपीट किया गया है दूसरी किताबों के अनुसार। तो कहा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज तार 0.30 गुणे 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। 3 प्रश्नों का मान बताना है जो आपको नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा, मतलब उस समय क्या मान होगा। नंबर 2, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। और नंबर 3, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है। चलिए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम जो डाटा दिया गया है उसको नोट डाउन करेंगे। तो डाटा क्या है, यहाँ पर लिखेंगे तार की लंबाई L बराबर, ये हो गया हमारा 10 मीटर। इसके बाद ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर H बराबर 0.30 गुणे 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका तार का वेग। ये हो गया आपका V बराबर, देखते हैं किताब में क्या दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब नंबर नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि तार के शिरों के मध्य प्रेरित विभवांतर या विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर लिखेंगे तार के शिरों के मध्य विद्युत वाहक बल, और ये हो जाएगा E बराबर BVL साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका थीटा। यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। अब ये हो गया आपका, अब यहाँ पर सारे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका E बराबर BVL साइन 90 डिग्री। और फिर यहाँ पर फार्मूला हमने तुरंत लगाया कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1। तो ये हो जाएगा E बराबर BVL इंटू 1। तो E बराबर BVL। आगे चलते हैं, सारे मान यहाँ पर रख देंगे। तो B का मान कितना है, ये 0.30 गुणे 10 की घात -4। V का मान है 5 गुणे L का मान है 10। और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 5 नाम 50। तो 50 गुणे 0.30 गुणे 10 की घात -4। E बराबर, ये हो जाएगा 5 या 15, 1 0 ये आ जाएगा, 1 0 ये आएगा, 2 अंकों में दशमलव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 10 की घात -4। और E बराबर हो गया आपका, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.0015 वोल्ट। ठीक, और आंसर शीट पे जब हम देख रहे थे तो ये मिली वोल्ट में था, तो इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1.5 मिली वोल्ट। मिली आपको पता है 10⁻³ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया यहाँ पर कि 1 वोल्ट को जब मिली वोल्ट में बदलेंगे तो हम 10⁻³ के साथ इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये आपका आ गया पहला आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की ओर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में क्या कहा जा रहा है और पार्ट नंबर सी में क्या कहा जा रहा है,
उन दोनों के ही उत्तर यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट नंबर बी में कहा जा रहा है कि तार में वो विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। तो भाई देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर विद्युत वाहक बल की दिशा निकाली जा सकती है और तार में प्रेरित धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की होगी। ये पूर्व से पश्चिम जो है वो दिया गया है पहले ही प्रश्न में। तो यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। सी नंबर में कहा गया है कि तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है। तो देखिए भाई, तार में प्रेरित धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, अतः तार में इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेंगे। आपको पता ही है कि धारा की चलने की दिशा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। तार का पूर्वी सिरा उच्च विभव पर होगा, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। और आपको जो कंडीशन है वो भी ये याद रखनी है कि यदि तार उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता या गिरता तब इसकी लंबाई पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समांतर होती और उस स्थिति में कोई भी विद्युत वाहक बल कार्य नहीं करता। तो इन दोनों ही स्थितियों को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ताकि आप आसानी से पूरी चीज़ों को समझ सकें। इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को 2 बार बताया है। एक पुरानी पुस्तक से एक क्वेश्चन है और एक नई पुस्तक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दमदार लगे इसलिए हमने उन्हें बताया। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर जब उनके विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो DI/dt नहीं लगाया जाता। तो भाई वही तो ΔI/ΔT होता है। D का मतलब होता है और डेल्टा का मतलब होता है कि चीज़ में सूक्ष्म परिवर्तन, चाहे DI या ΔI दोनों ही सूक्ष्म परिवर्तन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का ये जो वीडियो का सफ़र था आपको पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अध्याय पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को एंजॉय कर रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।